हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षा जोशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए मेरे साथ देखते हैं क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप किसे कहा जाता है। ठीक है, when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो देखिए, आप सबने खेती देखी है। ठीक है, खेती में क्या होता है कि खेती में एक जैसे प्लांट्स ग्रो किए होते हैं। जैसे कि गेहूं होता है तो सभी गेहूं के ही प्लांट होते हैं, मतलब सेम काइंड के प्लांट्स एक जगह पे ग्रो किए जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रॉप्स के टाइप्स कौन से होते हैं। क्रॉप्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। ठीक है, तो देखेंगे खरीफ क्रॉप क्या होता है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप्स। मतलब ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं उसे कहेंगे खरीफ क्रॉप। अब देखिए, खरीफ रेनी सीजन में कौन से क्रॉप आते हैं? पैडी आती है, राइस की खेती। हम्म, तो राइस की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, इसलिए वो कौन से सीजन में आएंगी? रेनी सीजन में। मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स है। क्यों खरीफ क्रॉप्स है? क्योंकि वो रेनी सीजन में आते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ग्रोन होते हैं विंटर सीजन में। उसके एग्जांपल्स है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ईटीसी। ये सभी क्रॉप्स ग्रो होते हैं विंटर सीजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्रॉप क्या होता है और क्रॉप्स के कितने टाइप्स है। अब हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें है पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सभी प्रैक्टिस है क्रॉप ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं इस सभी पॉइंट्स में क्या क्या होता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ soil. Preparation of soil is a first step in cultivating a crop for food production. देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पहली स्टेप है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इट रिक्वायर्स 3 स्टेप्स दैट आर। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के 3 स्टेप्स है। पहला है प्लगिंग, दूसरा लेवलिंग और तीसरा है मैन्योरिंग। ठीक है, तो देखेंगे प्लगिंग क्या होता है। The process of loosening and turning the soil is called plugging। और प्लगिंग को दूसरा नाम क्या है? उसे टिलिंग भी कहते हैं। It is done with the help of plug, who or a cultivator attached to bullocks or tractor। देखिए, अब प्लगिंग क्या होता है। प्लगिंग में सॉइल को लूज और टर्न किया जाता है, उसे कहेंगे प्लगिंग, और उसका दूसरा नाम है टिलिंग। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो करते हैं प्लग की हेल्प से। ठीक है, जिसे हम नांगर, मराठी में उसको नांगरनी कहते हैं। ठीक है, सबने सुना होगा, उसको नांगरनी कहते हैं। अब देखिए, प्लगिंग में क्या क्या होता है? प्लग होता है, प्लग को क्या क्या अटैच होता है? हु और कल्टीवेटर अटैच होता है, बुलक्स को और ट्रैक्टर को। मतलब एक ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे वो प्लग अटैच होता है, जिसकी वजह से हम प्लगिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्लगिंग का मेन उद्देश्य क्या है? प्लगिंग से हम सॉइल टर्न कर सकते हैं, मतलब नीचे की सॉइल ऊपर कर सकते हैं और उसको लूज कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जिसकी वजह से उस सॉइल में एयर फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, दूसरा है लेवलिंग। द प्लग सॉइल इज क्वाइट लूज, सो इट इज लायबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग winds or washed away by rainwater. Thus, the plugged soil is leveled by pressing it with a wooden or an iron leveler
so as to prevent soil erosion. देखिए दूसरा स्टेप क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, लेवलिंग। अब लेवलिंग क्यों करनी पड़ती है? देखो, जब हमने प्लगिंग करने के बाद वो जो सॉइल होती है वो लूज होती है, ठीक है। लूज होने की वजह से जब भी एयर आएंगी या फिर वाइंड आएगी तो उसके साथ वो एयर ब्लो हो जाएगी, मतलब बह जाएगी, या फिर पानी के साथ भी बह सकती है। उसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन से बचने के लिए उस सॉइल को क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? आयरन लेवलर होता है या फिर वुडन लेवलर होता है, उसकी हेल्प से उसको लेवल की जाती है, ठीक है, या फिर प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप समझ में आया। तीसरी स्टेप है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग तो सबको पता है, ठीक है। मैन्योर का मतलब क्या? उसमें खाद डालना। Manuring means adding manure to the soil. Sometimes manure is added to the soil before plugging. Addition of manure to soil before plugging helps in proper mixing of manure with the soil. Manuring helps in better yield. ठीक है, देखिए मैन्योर मतलब खाद डालना। मैन्योर कब कब डालते हैं? देखो, कोई लोग क्या करते हैं, मैन्योरिंग प्लगिंग के पहले भी डालते हैं, ठीक है, और कोई मैन्योरिंग कब करते हैं? प्लगिंग के बाद। मैन्योरिंग का फायदा क्या है? मैन्योर से क्या होता है कि हमें क्रॉप की अच्छी यील्ड आ जाएगी, इसकी वजह से हम करते हैं मैन्योर। 3 स्टेप समझ में आए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। पहला है प्लगिंग, मतलब प्लग प्लग का यूज करके सॉइल को लूज करना। दूसरा है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या किया जाता है कि सॉइल को आयरन लेवलर से या फिर वुडन लेवलर से लेवल की जाती है, उसको प्रेस किया जाता है। और तीसरा है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में मैन्योर डाला जाता है जिससे हमें क्रॉप की यील्ड अच्छी आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद नेक्स्ट स्टेप है सोविंग। सोविंग का मतलब क्या? सीड को लगाना। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड सोविंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड को ग्राउंड में पुट किया जाता है या फिर लगाया जाता है, उसको कहा जाता है सोविंग। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। देखिए, जब हमें सीड को सो करना है तो हमें सीड्स कैसे चाहिए? गुड क्वालिटी चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स कैसे होते हैं? वो होते हैं क्लीन एंड हेल्दी, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीज। ठीक है, अच्छे सीड लेना है हमें। डिसीज सीड लेने हैं क्या? नहीं। डिसीज सीड लेने के बाद क्रॉप अच्छे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसलिए हमें कैसे सीड सेलेक्ट करने हैं? क्लीन एंड हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोविंग सीड्स। अब सीड को सो करने के 2 टाइप्स है। पहला है सोविंग बाय हैंड एंड सोविंग विथ सीड ड्रिल। ठीक है, हम सीड को हाथ से भी सो कर सकते हैं या फिर सीड ड्रिल से भी सो कर सकते हैं। सीड ड्रिल से सीड लगाना हैंड से सीड लगाने से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि सीड ड्रिल से क्या होगा, सीड रेगुलर रोज में सो होंगे, ठीक है, और वो टाइम और लेबर भी सेव करेंगे। इसलिए हम सीड ड्रिल का यूज करके टाइम भी सेव कर सकते हैं और लेबर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो बेटर प्रोसीजर है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखते हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Repeated growing of crops in the same field removes a lot of precious mineral elements, organic matter, and other materials from the soil. The deficiency of plant nutrients and organic matters in the soil is made up of by adding manuring and fertilizers to the. इंडिया में एक क्रॉप होने के बाद दूसरा क्रॉप लिया जाता है, दूसरा होने के बाद तीसरा लिया जाता है, मतलब एक साल में 3 बार क्रॉप्स लिए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि फील्ड्स की यील्ड कम हो जाती है। तो इस यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फील्ड में मैन्योर ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनिक मैटर्स और न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाएगी। हमें मैन्योर्स क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि हमें हमारी क्रॉप्स की यील्ड बढ़ानी है। यील्ड कैसे बढ़ती है? अगर क्रॉप्स को
अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उसका डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ पे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस दिया है। पहले देखेंगे मैन्योर। A manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and animal residues. मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। किससे बना होता है वो? काउडक, काउडक, ह्यूमन वेस्ट और एनिमल रेसिड्यूज। एनिमल रेसिड्यूज मतलब जब एनिमल्स मरते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी सॉइल में मिक्स हो जाती है और उसमें जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वो यूज किए जाते हैं प्लांट से। ठीक है, तो इसका डिकम्पोजिशन नेचुरली होता है और जो भी कुछ बनता है उसे कहेंगे मैन्योर। उसके अगेंस्ट में है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? अ फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर उसको हम केमिकल्स भी कहते हैं। फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं और वो आर्टिफिशियली बने होते हैं, नेचुरली बने होते हैं क्या? नहीं। उसके अगेंस्ट में मैन्योर्स, मैन्योर्स नेचुरली बने होते हैं, उसे बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैन्योर में दूसरा पॉइंट क्या है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर हम फील्ड में भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स के लीव्स, एनिमल डंग और कुछ भी एनिमल वेस्ट या फिर एनिमल रेसिड्यूज लेके हम उसको बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में ही बनाना पड़ता है, हम अपने फील्ड में नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अ मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमंस। अ मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए मैन्योर का फायदा क्या होता है फील्ड को, कि मैन्योर फील्ड में ह्यूमस क्रिएट करता है। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस, ह्यूमस की वजह से प्लांट्स की यील्ड अच्छी होती है। ह्यूमस मतलब कि वो जो सॉइल होती है वो सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड अच्छी होती है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, और क्रॉप को ग्रो होने के लिए ह्यूमस की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें हमारी फील्ड्स में मैन्योर्स ही यूज करनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स नहीं। क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? मैन्योर्स फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और फर्टिलाइजर्स फील्ड की फर्टिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो हमें मैन्योर्स ही यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैन्योर, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। अब देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। देखिए जैसे हमें पानी की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो वो पानी देने मतलब क्या है? इरिगेशन, उसे इरिगेशन कहेंगे। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू प्लांट्स इन द फील्ड पीरियोडिकली। अब देखिए फील्ड्स को वाटरिंग पीरियोडिकली किया जाता है, मतलब उसके कुछ पीरियड्स होते हैं, उसके बाद उसको पानी दिया जाता है। The process of supplying water to crop plant is called irrigation. Irrigation requirement of crops depend upon the type of the crop, nature of the soil and season. देखिए अब इरिगेशन करने के लिए पहले क्या देखा जाता है कि क्रॉप की टाइप क्या है, दूसरा है नेचर ऑफ द सॉइल, मतलब वो सॉइल किस तरह की है, और तीसरा है सीजन, मतलब रेनी सीजन हो तो पानी देने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर विंटर हो तो पानी देने की जरूरत है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर रिवर्स, कैनल्स, वेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब सोर्सेस क्या है इरिगेशन के? हम इरिगेशन के लिए कौन सा सोर्स यूज करते हैं? किसी के खेत में रिवर्स होंगे, कैनल्स होंगी, वेल्स होंगे, डैम्स होंगे या फिर पॉन्ड्स एंड लेक्स होंगे, उससे हम हमारी क्रॉप्स को इरिगेशन करते हैं या पानी देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर, देखिए
अभी हम मोटर्स यूज करते हैं, लेकिन पहले ऐसे कुछ था क्या? नहीं, अलग तरीके से पानी दिया जाता था। जैसे कि मोट यूज करते थे। अब मोट क्या होती है? मोट एक एक पुली सिस्टम है। आप पुली समझते हो? जैसे वेल से पानी निकालने के लिए जो व्हील्स होती है, उसके बाजू में एक रोप होती है। जब हम व्हील्स को घुमाएंगे तो वो रोप रोप से वो पानी ऊपर आ जाएगा। वहां पे एक बकेट होता है, बकेट से पानी ऊपर आ जाता है। तीसरा है रहाट, उसको लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। ढेकली और चैन पंप, ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स पहले यूज करते थे, अब नहीं यूज करते, अब हम मोटर यूज करते। ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर, अब मॉडर्न मेथड्स क्या है इरिगेशन के? पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ठीक है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? आपने देखा होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। देखिए, अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखिए, हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हमारा क्रॉप ग्रो हो गया है, तो हमें उसे कट करना है और एक जगह पे गैदर करना है, उसे कहेंगे हार्वेस्टिंग। It is done either by hand using a sickle or by a motorized machine called harvester. अब हार्वेस्ट करने के लिए दो प्रकार यूज करते हैं। पहला है हैंड, हैंड से सिकल लेके, सिकल सिकल को हम कहेंगे खुरप, उसको खुरप कहा जाता है। ठीक है, मराठी में उसको खुरप कहा जाता है। हैंड से सिकल लेके उसे कट किया जाता है, या फिर दूसरी मोटराइज्ड मशीन यूज करते हैं जिसे कहा जाएगा हार्वेस्टर। ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप को किया जाता है स्टोर। स्टोर क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्रॉप खराब हो जाएगा और हम उसको साल भर यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्रॉप को स्टोर करने की जरूरत है। द प्रैक्टिस और मीन्स ऑफ कीपिंग ग्रेन अंटिल इट इज सोल्ड और यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। मतलब जब तक हम क्रॉप्स को यूज करते हैं और सोल्ड नहीं करते, तब तक हमें उसको अच्छे से स्टोर करना है। ठीक है। The large scale storage of food grain is done in gunny bags and in grain silos. ठीक है। हम क्रॉप्स को किस में स्टोर करते हैं? गनी बैग्स में। आपके घर पे आपने देखा है गनी बैग्स में हम क्रॉप्स को, फूड्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, हेलो, वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं आपका चौथा टॉपिक, दैट इज मटेरियल्स। विच आर मटेरियल्स? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो बच्चों, आपने अभी तक बहुत सारे आप आपके घर में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी है। तो आप अभी देखो, जितनी भी चीजें आपके आसपास है, आपका आप जिस पे बैठे, चेयर है, टेबल है, या फिर वो वुड का बना हुआ है, कुछ मेटल्स की भी चीजें है। तो क्या है मेटल्स की, मतलब क्या है, कैसा मेटल है, कैसे नॉन मेटल है? तो आज हम वो सब समझेंगे और हम देखेंगे कि क्या है मेटल्स, क्या है नॉन मेटल्स। तो देखो, कुछ नीचे इमेजेस दिए हैं आपको देखने के लिए। तो सिलिकॉन, एंटीमनी, सल्फर। ये सिलिकॉन, एंटीमनी तो ये तो आप बाद में पढ़ेंगे, ये वो मेटलॉइड्स है। लेकिन नॉन मेटल्स में सल्फर आता है, फिर ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, कुछ ब्रॉन्ज वगैरह भी इसमें आता है।
alloy में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है मटेरियल्स, मतलब जितने भी मटेरियल्स है वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक। तो क्या है मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज, मतलब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा मटेरियल है कौन सा नहीं। तो देखो बच्चों, तो ये देखो हमने ब्रिज, तो ये जो है ये हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा जो बड़ा दिख रहा है। आप कभी गए होंगे, मैं तो गया हूँ हावड़ा ब्रिज देखने के लिए, मतलब मैं कोलकाता गया था तो मैंने देखा था, बहुत बड़ा है ये हावड़ा ब्रिज, बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या यूज किया है, ये मेटल यूज किया है। मतलब ये बहुत स्ट्रांग है, कितने सारे एक साथ व्हीकल जा सकती है। और नीचे कुछ भी नहीं है, देखो बच्चों, नीचे सपोर्ट के लिए नीचे कुछ नहीं है, जितने भी कॉलम्स है ये ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, मतलब मेटल्स का यूज करके उन्होंने कितना बड़ा ब्रिज बनाया है। ये दिखने में थोड़ा आपको इधर छोटा दिख रहा है, लेकिन आप अगर जाएंगे ना तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा है ये। तो ये जो ब्रिज है ना बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, ये मेटल का बना है। लेकिन इधर अगर हमने देखा ये लकड़ी का ब्रिज है, तो यहाँ सिर्फ आदमी जा सकते या फिर एक दो एनिमल जा सकते। अगर कोई बाइसिकल वो भी जा सकती है, लेकिन अगर बड़ा कुछ लेके जाना है तो टूट जाएगा। समझ गए ना। तो देखो, तो हमें अगर कुछ बनाना है जहां पे हमें हार्डनेस लग रहा है, मतलब जहां पे हमें कुछ तो स्ट्रांग चाहिए, तो उधर क्या लगता है, मेटल। और जो वुड है वो नॉन मेटल है। आपको लग रहा होगा कि ये नॉन मेटल कैसे भाई, क्या है। देखो बच्चों, कि वुड में क्या रहता है, देखो नीचे 50% कार्बन है, 41% ऑक्सीजन और 9% हाइड्रोजन है, इसीलिए ये जलता है। देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसलिए और जल जाता है। अभी तक आपको पता नहीं होगा, ये आपको फर्स्ट टाइम। तो अभी हम चैप्टर में इतने इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, वीडियो देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। आपका ये वीडियो, आपका ये लेक्चर आप अपने दिमाग में इतना फिक्स हो जाएगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। बच्चा लोग, ये चैप्टर है वो 10वीं को भी है और आपको आगे भी वो पढ़ना है, इसलिए आज अच्छे से ध्यान दीजिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन दीजिए, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये लेक्चर अटेंटिवली सुनेंगे ना, पूरा दिमाग में जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ठीक है, देखो, तो कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डाला है किसमें, जो हमारा वुड है उसमें। ओके, अभी देखो, तो हमें क्या पता चला, जो मेटल्स रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, मतलब उसका बहुत स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए हम मेटल का हमने ब्रिज बनाया। मेटल हम कहाँ यूज करते, बिल्डिंग्स में करते, रॉड्स। हम लकड़ी का रॉड्स नहीं लगाते, पुराने जमाने लगाते थे, लेकिन अभी पूरा बदल गया है, एडवांस, हम एडवांस हो रहे हैं। तो हम एडवांस हो रहे हैं, इसलिए न्यू न्यू मेटल्स हम इन्वेंट कर रहे हैं और मेटल्स का यूज करके हम स्ट्रांग बना रहे हैं। तो हमें समझ में आया पहला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर हार्ड। हार्डनेस क्या है, मेटल का ज्यादा है और नॉन मेटल का कम है। ओके, दूसरा है, अभी देखो मुझे बताओ बच्चों, ये है मेटल और ये है नॉन मेटल, तो इसमें क्या फर्क लग रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ देखो आप, कैसा लग रहा है, क्या फर्क है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, दिस मेटल्स आर शाइनिंग। देखो ये चांदी है, सोना है, स्टील है मतलब आयरन है, कॉपर है, पूरा चमकता है। अगर हमने थोड़ा सा घिसा ना तो पूरा चमकने लगता है। भाई आपने देखा होगा आपके घर में कुछ वेसल्स होंगे कॉपर के, पूरा काले काले हो गए, मतलब दे दे माइट बी बिकम वेरी ब्लैक। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा पीतांबरी लिया, उसे घिसा, तो क्या हो जाएगा, वो चमकने लगेंगे, पूरा चमक आएगा। तो लेकिन आपके पास अगर हमने कोल दिया और बोला घिसो, पीतांबरी लगाओ, सर्फ लगाओ, बहुत ज्यादा कुछ भी दिया और घिसो बोला, तो क्या होगा, आप घिसेंगे घिसेंगे घिसेंगे, आपका हाथ दुख जाएगा, हाथ दुखने लगेगा, लेकिन क्या गोरा हो जाएगा, ये मतलब सफेद बन जाएगा, नहीं। तो हम वही बोलते हैं, जो कौवा रहता है ना, क्रो, कितना भी नहाए, कितना भी घिस घिस के नहाए ना, लेकिन वो क्रेन नहीं बनेगा। मतलब क्रेन क्या रहता है, बगुला क्या रहता है, व्हाइट रहता है, और क्रो क्या रहता है, ब्लैक। और कितना भी उसको उसने अपने आप को घिसा, साबुन लगा के घिसा, तो गोरा बनेगा क्या, नहीं।
वैसे ये कोल है, और जो ऊपर दिखा है वो है सल्फर। तो सल्फर भी ऐसे ही है, इसको भी हमने घिसा तो भी वो चमकने नहीं वाला नहीं है। बच्चों ध्यान दो, और बातें बाद में करो। देखो, ये जो चीजें है, ये चार और मेटल है, वो चमक रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना मेटल की, इसको हम बोलते हैं लस्टर। ये शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं। तो पहला हमने प्रॉपर्टी क्या देखा, मेटल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दे आर वेरी लस्ट्रियस, मतलब बहुत शाइन करते, चमकने लगते। लेकिन मेटल जो है वो डल रहते हैं, मतलब बुद्धू रहते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। और ये जो है वो चमकते हैं, मेटल्स। ओके, तो हमने पहला प्रॉपर्टी देखा, दूसरा देखा। अभी हम बोल रही है क्या देख रहे भाई, क्यों? तो देखो बच्चों, हम अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। और प्रॉपर्टीज क्या रहती है, हम अभी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम जो अभी देख रहे हैं ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आप ध्यान दीजिए, आपको मैं लिखने के लिए भी बोलूंगा बाद में, अभी तक सिर्फ आप सिर्फ ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे ना बच्चों, तो आपका 80% अभी सिर्फ इसी 1 घंटे में 80% आपका दिमाग में जाएगा। और फिर आपको 20% आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत हार्ड है। लेकिन हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको सेल्फ स्टडी करने में बहुत, तो इसलिए आप हमारा जो ऐप है परमाणु आई कोच, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम परमाणु आई कोच में आपको बहुत सारे कोर्सेज देंगे। तो इसीलिए आप हमारा परमाणु आई कोच एक यूट्यूब चैनल भी है, और परमाणु आई कोच हमारा एक यूट्यूब ऐप भी है प्ले स्टोर पे। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा परमाणु आई कोच ऐप डाउनलोड कीजिए। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो देखो, ये आप सिर्फ अभी ध्यान दो कि वीडियो इसको देखो आप सिर्फ, चलेगा? तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखा, वो हार्ड रहते हैं। दूसरा, ये चमक रहे हैं। तीसरा, जो ब्लैक स्मिथ रहते हैं ना बच्चों, ब्लैक स्मिथ, तो वो आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ का जो उसका जो वर्कशॉप है, तो उसमें वो ठक 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 हमर से मारता है। और उसको वो कुछ उसका शेप देना है, साइज को अलग करना है, तो पूरा करता है। किस पे करता है? हैमरिंग करता है। अभी आपको मैंने बोला चलो एक हैमर लो, और आपको एक नेल दिया, मैंने नीचे दिया है नेल, एक आयन का, उसको ठोकने के लिए बोला, तो क्या हो जाएगा? अब सोचो, इमेजिन करो, आपने ठोक रहे ठोक रहे ठोक रहे, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वो पतला पतला बनते जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर आप बहुत देर तक ऐसे उसको हैमरिंग करते रहेंगे ना, तो कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद वो शीट बन जाएगा। प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन आप गर्म करेंगे, जो ब्लास्ट में तो वो गर्म करते हैं और उसको ठोकते हैं, मारते हैं उसको, हैमरिंग करते हैं, इसलिए वो बन जाता है जल्दी शीट। लेकिन अगर हमने बोला कि ये लो कोल और ठोको इसका शीट बना, पॉसिबल है? नहीं है। आप जब कोल को मारेंगे तो कोल फूट जाएगा, इट विल बी ब्रेक इनटू पीसेस। और दूसरा है सल्फर, उसको भी अगर हमने बोला ठोको ठोको, क्या हो जाएगा? वो बनेगा। आप देखो, इमेजिन करो आप बच्चों, इमेजिन करो कि आप थोड़ा सा जोर दो, आपके पास अगर नेल है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नेल पे मारो, मारो नेल पे, और देखो नेल टूटता है क्या? नहीं है, वैसा शेप बन रहा है, उसका अलग शेप बनता है। लेकिन अगर आपने कोल लिया और उसको प्रेस किया, तो वो शेप नहीं चेंज होगा, वो टूट जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल है, वो लीड है, ग्रेफाइट का बना हुआ लीड। देखो, ये तो मारने का जरूरत ही नहीं है, इतना ब्रिटल है, वो हम लिखते हुए भी कभी कभी टूट जाता है। तो ये है प्रॉपर्टी। तो मेटल क्या रहते हैं, वो मेटल, वो मेलेबिलिटी है, मेलेबल है। लेकिन जो नॉन मेटल है, वो डक्टाइल, वो ब्रिटल है, टूट जाते हैं जल्दी। ओके, तो हमने 3 प्रॉपर्टी देखा। पहला था हार्डनेस, दूसरा है ओ, दूसरा क्या देखा था? एनीबॉडी? लस्टर, शाइनिंग। और तीसरा है मेलेबिलिटी। आप ध्यान दीजिए, पहला है हार्डनेस, दूसरा है शाइनिंग, तीसरा है मेलेबिलिटी, और चौथा क्या है? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है?
तो डक्टिलिटी मतलब हम मेटल का वायर बना सकते हैं। मतलब मेटल अगर लिया, उसको हमने ऐसे खींचा या फिर कुछ उसको पिघल के खींचा तो उसका वायर बड़ा वायर बना सकते हैं, बहुत बड़ा वायर बना सकते हैं। आपको पता नहीं होगा बच्चों, एक साइंटिस्ट ने 1 ग्राम गोल्ड लिया और 2 किलोमीटर का वायर बनाया। अभी देखो आप, 2 किलोमीटर का हार बनाया तो उसका अगर गोल गोल करके किसी गले में डाला तो कितना हो सकता है वो 2 किलोमीटर का हार। और अगर 100 मीटर 1000 मीटर है तो 1 मीटर इतना लंबा है, 2 राउंड किए तो अभी सोचो आप, 1-2 हजार लोगों को नेकलेस बन सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, इतना बड़ा वो बनाना है लेकिन थोड़ा वो उसका टूटता भी है वो, उसका मतलब वो बहुत पतला बना है। तो ये क्या है, वायरिंग है, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हमने कोल दिया, ये देखो कोल है नीचे, अगर कोल दिया और बोला कि चलो इसका वायर बनाओ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो क्या है, जो मेटल है वो डक्टाइल है, और जो नॉन मेटल है वो डक्टाइल नहीं है। ओके। तो बच्चों, तो देखो, इधर हमने ये पोल यूज किया है मेटल का। तो हमने ये पोल मेटल का यूज क्यों किया है, ये वायर क्यों किए? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गनेस देगा, हार्ड देगा। लेकिन इससे कुछ बड़ा भी है रीजन। क्या है? तो ये जो मेटल है ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मेटल, इसलिए हमने मेटल का पोल खड़ा, मेटल का जो पोल है ना, वो तो हमने स्ट्रॉन्ग है इसलिए भी खड़ा किया। लेकिन मेन रीजन है ये वायर का, क्या है, ये वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो आप जितने भी आपके घर में वायर देखें, टीवी का बोर्ड लगाओ या फिर फैन का जितना भी आपको वायरिंग सिस्टम है, पोल से आया हुआ है, जिधर भी गए वो सब मेटल के बने हुए हैं। तो देखो ये वायर, ये बोल अरे यार ऊपर से तो ये मेटल नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर मेटल है। ओके। ये भी ऊपर से थोड़ा सा दिख रहा है, मेटल नहीं, नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, उसको कवरिंग दिया है इंसुलेटर का, लेकिन अंदर है वो एक्चुअल मेटल है, और मेटल ही इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। बच्चों देखो, आपने मतलब एक्टिविटी किया होगा, एक सर्किट बनाया और ओपन किया, और उधर एक नेल रखा। नेल मतलब हमने स्विच की तरह नेल निकाला, लाइट बंद हो गया, नेल रखा, लाइट चालू। आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब इसका मतलब हमने बताने का पर्पज है कि मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल है वो नहीं करते। तो ये भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है। फिर बताओ, ये जो है आयन, अभी नीचे इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है क्या? ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इधर तो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है, फिर भी मेटल यूज किया हमने, क्यों? इधर नॉन मेटल कर सकते थे हम, क्यों किया? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो कपड़ों को नहीं है, फिर भी हमने मेटल किया, क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है वो इसलिए यूज किया क्योंकि दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ गया आयन को, लेकिन इधर एक हमने इंसुलेटर बना बस बिठाया होता है, और इंसुलेटर गर्म होता है, और फिर ये मेटल गर्म होता है, और मेटल की वजह से हमें नीचे सिर्फ गर्म लगता है, शॉक नहीं लगता। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये जो मेटल यूज किया है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं किया है, तो ये मेटल हमें हीट के लिए किया है। क्योंकि हमें ये नहीं लगते, उसको हमें कपड़े प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हीट की जरूरत है, इसलिए हमने ये किया। और जितने भी आप यूटेंसिल देखते हैं ना अपने घर में, कुकिंग यूटेंसिल, तो वो सब मेटल से बने हैं। तो आप समझ गए ना? सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे एक बताओ बच्चों, आपने कभी लकड़ी का वेसल देखा है? आप जिधर भी आप जाए ना, देखो बच्चों, लकड़ी का आपने वायर देखा है? लकड़ी का हम कुछ वायर बना सकते हैं। मतलब ये वायर और ये वायर क्या है पता है क्या? ये जो है गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वायर है। मतलब इधर मेन पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, और इधर क्या है, डक्टिलिटी बोलना है, मतलब टूटता नहीं है,
खींचेंगे तो खींचता है, इसका मतलब ये है। अंडरस्टूड? इधर उधर आप जिधर भी जाए ना, आप लकड़ी का एग्जांपल आपके ध्यान में रखो, क्योंकि आपने सल्फर मतलब देखा नहीं होगा, कुछ लोगों ने सल्फर देखा नहीं होगा, कुछ ने बोला होगा मुझे तो कोल पता नहीं, लेकिन लकड़ी सबको पता है। तो लकड़ी जो है एग्जांपल परफेक्ट है। लकड़ी किससे बना है? 50% कार्बन, 41% ऑक्सीजन और 9% हाइड्रोजन। तो ये है वो हमारा लकड़ी है। इसीलिए लकड़ी जो है उसका आप अच्छे से ध्यान में रखिए। ओके, तो अभी दूसरा है, अभी हमने देखा गुड कंडक्टिविटी और हीट देखा। तो अब जितने भी वेसल देखते हैं ना, आपका पैन है, क्योंकि देखो आप एक ध्यान से देखो, अगर आपने पैन बनाया लकड़ी का तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? वो जल जाएगा, राइट, जल जाएगा वो पैन। और अगर हमने किस सल्फर का बनाया, पॉसिबल नहीं है, ये सल्फर बहुत ब्रिटल है और मेलेबल भी नहीं है, तो उसका बनाना पॉसिबल नहीं है। और फिर भी बनाया तो हीट नहीं पास करेगा। मतलब जैसे हमने कभी कुकर, आपको पता होगा गैस पे हमने कुछ रखा और गैस शुरू किया और हाथ लगाने गएंगे तो हमें गरम लगेगा, झटका लगेगा। इसका मतलब क्या है? नीचे है चालू आग, लेकिन ऊपर तक पहुंचा इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्योंकि जो मेटल है, दे आर ट्रांसफरिंग हीट। अगर आपको मैंने एक एक्टिविटी बोला, क्या है, आपके पास मैंने एक आयरन का रॉड दिया, बड़ा सा रॉड, और बोला ठीक है आग में रखो, तो आग में रखा आपने थोड़ी देर, तो उसको आग नहीं लगेगा आयरन को, लेकिन आपको आग लगेगा, समझ रहे हैं ना? वो आयरन को आग नहीं लगेगा, लेकिन आपका हाथ जल जाएगा। अंडरस्टूड? यू आर गेटिंग ना व्हाट इज हैपनिंग? लेकिन आपने अगर लकड़ी लिया, लकड़ी आग में डाला, तो लकड़ी जल जाएगा, और आप लकड़ी को ऐसे करके ऐसे घुमा भी सकते हैं, आग है आग, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आयरन रॉड है आपके हाथ में और उसको आग में डाला, तो क्या होगा? जलेगा। क्या जलेगा? आयरन रॉड नहीं, आपका हाथ जलेगा। ओके, तो समझ रहे बच्चा लोग? ठीक है, तो ध्यान दो अभी, फुल फुल कंसंट्रेशन दो। अभी मुझे बताओ, आप अभी बहुत सारे टेंपल में गए होंगे, तो टेंपल में टंग टंग, मतलब आवाज कैसे आता है? एकदम, अगर मेटल पे मेटल मारा तो बहुत ज्यादा आवाज आता है। और आवाज का साउंड देखो आप बच्चों, साउंड देखो। अभी देखो, अब बचपन में या फिर अभी भी, अभी आप 8th स्टैंडर्ड में है, तो अभी भी आपने देखा होगा, कभी आपके हाथ से प्लेट गिरा, रे गिरा, तो उधर मम्मी बोलेगी आपको, चिल्लाएगी ना मम्मी। तो इसका मतलब क्या है? ये प्लेट प्लेट गिरता है मतलब बहुत ज्यादा आवाज होता है, बहुत ज्यादा आवाज होता है। लेकिन आपके कपड़े गिरते हैं, या फिर कुछ लकड़ी गिरा या कोल गिरा, कुछ आवाज आता है इतना नहीं। तो जो मेटल है ना, वो सोनोरस है, मतलब साउंड है ना, एकदम आता है। जैसे बेल है, या फिर हम आप एग्जांपल बताते हैं, दो है, एक आपके पास आयरन रॉड, आयरन स्टिक है, या फिर आयरन रॉड है, और एक है आपके पास वुड। दोनों को ऐसे डाला तो किसका आवाज ज्यादा आएगा? वुड का आएगा नहीं, आयरन का आएगा। जैसे हमने प्लेट का बताया, अभी ये प्लेट है और आपने रेडीमेड लाया, रेडीमेड प्लेट मतलब जो रेडीमेड ही रही प्लेट, लेकिन आपने दुकान से खरीद के लाया प्लास्टिक का प्लेट, या फिर प्लास्टिक का ही रहता है एक्चुअली, वो फाइबर, या फिर कुछ इसका भी पत्तों का, और वो अगर डाला तो गिरेगा, बजेगा नहीं, लेकिन ये बजता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेटल है ना, बहुत सोनोर से साउंड करते हैं। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं हम। ओके, पहला क्या है, आप एक साथ मेरे साथ बोलिए। पहला है हार्डनेस, पहला है हार्डनेस। दूसरा क्या है? लस्टर। लस्टर जो है ना, लस्टर, तो ये है मतलब शाइनिंग। तीसरा क्या है? मेलेबिलिटी, एक साथ बोलिए, मेलेबिलिटी। चौथा क्या है? डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बोलो। पांचवा क्या है?
they are good conductor of electricity. और sixth, they are good conductor of heat as well. And seventh is sonorous. मतलब आपको समझ में आया 7 प्रॉपर्टीज, तो आपने लिख लिया होगा आई होप। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, जितने भी हमने देखा ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं, ऊट पटांग चीजें कर रहे हैं। मतलब फिजिकली ही हम कुछ कर, जैसे कि मेलेबिलिटी, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, उसको हैमरिंग कर रहे हैं, उसको वायर कर रहे हैं। मतलब उसमें कुछ हम अलग नहीं कर रहे, प्रोडक्ट जो है वो सेम है, उसका कुछ अलग नहीं कर रहे। फिजिकली हम देख रहे हैं, फिजिकली हम अपने हाथों से कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, अपने हाथों से बजा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसे ही देख सकते हैं, किस कोई मेटल लेके, कोई कंडक्टर है कौन सा नहीं है। हाँ, हीट का भी पता चलता, मतलब जितने भी है ना बच्चों, देखो जितने भी हमने देखे ना, ये सब फिजिकली पॉसिबल है। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेटल क्या है? मेटल क्या है भाई? तो मेटल आर सॉलिड्स, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में आपने सीखा है, 3 स्टेट है, एक है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन एक मेटल ऐसा भी है कि वो लिक्विड है। तो क्या है, कौन सा मेटल है लिक्विड? मर्क्यूरी। तो ये जो है ना मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी मेटल रहता है, वो सॉलिड रहता है। ये देखो, ये जो इमेज है ना लेफ्ट साइड का, सबसे लेफ्ट, तो ये मर्क्यूरी, जैसे हमने डाला ना ऊपर से, ये देखो कैसा ये इधर उधर जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो लिक्विड है। और मेटल गैसेस स्टेट में रहते हैं क्या? नहीं, गैस नहीं, अभी तक नहीं। मेटल है वो सब सॉलिड रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सा है? मर्क्यूरी है। कैसा दिखता है? देखो ऐसा दिखता है। और आपने थर्मामीटर भी यूज किया है, थर्मामीटर जो रहता है ना टेम्परेचर मेजरमेंट का, वो भी है, उसमें भी है, वो क्या रहता है? मर्क्यूरी रहता है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आपको बताया हमने, वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेटल्स आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बॉडी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम उसका ब्रिज बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। कैन यू रिपीट? अल्कली मेटल्स। तो ये अल्कली मेटल्स है ना, वो थोड़ा वीक रहते हैं। वो जो है ना, वो मिडल में दिख रहा है आपको, ये अल्कली मेटल है, लिथियम है। उसको आप अपने नाइफ से कट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर बोला नेल है, आपको दिया नेल और कट करो भाई, फिर रॉड दिया एक आयरन रॉड घर बनाने का और दिया कट करो भाई, तो आप चाकू से कट कर लेंगे, कट कर पाएंगे? नहीं। लेकिन ये जो है ना लिथियम, उसको कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है। फिर क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। लस्टर, देखो बच्चों, अभी तक हमने देखा मेटल जो है तो बहुत चमकते हैं। हमने देखा गोल्ड है, सिल्वर है, आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले ही देखा है, देखा है, देखा है। देखो, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, वो बहुत चमक रहे हैं ना। तो ये है वो मेटालिक लस्टर है, लस्टर है। ओके। फिर चौथा प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। उसको हैमरिंग किया तो उसका शीट बन सकता है, लेकिन नॉन मेटल का नहीं। ये भी हमने देखा। फिर पांचवा क्या है? दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, का हम वायर बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल का नहीं। ओके। फिर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कुछ मेटल है, जैसे कि गैलियम, सेजियम, ये जो मेटल है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, मतलब ऐसे हाथ में लिया तो मेल्ट होते हैं। तो इसलिए ये भी एक एक्सेप्शन है। देखो, ये जो सबसे राइट साइड का है ना, वो गैलियम है, हाथ में लिया और वो मेल्ट होने शुरू हो गया। आपको पता है बर्फ भी आपने हाथ में लिया तो मेल्ट होने शुरू होता है ना, वैसे ये गैलियम है। देखो, ये मेटल है, लेकिन हाथ में लेने के बाद शुरू होता है मेटल। तो अभी ये क्या है पता है क्या? हम जो देख रहे हैं ना, अभी ये एक्सेप्शन है।
मतलब हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि अगर कोई स्ट्रांग है या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट है वही मेटल है, नहीं। तो हम बोलेंगे ए गैलियम क्या है? मेटल है, तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसीलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसमें थोड़ा-थोड़ा एक्सेप्शन रहता है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो देखो मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो देखा हमने अभी मेटल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ metals are good conductor of electricity और हीट सॉरी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अभी हम देखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर एंड कॉपर। देखो सिल्वर एंड कॉपर है ना बेस्ट है। और पुअर कंडक्टर क्या है? लीड एंड मर्क्यूरी। तो देखो ये लीड एंड मर्क्यूरी ये मेटल है, लेकिन फिर भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ गए? तो ये एक्सेप्शन है। फिर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर है। ओके, तो ये हमने अभी एग्जांपल हम देख रहे हैं। हमने पहले ही देखा ये प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज देखा हमने और 7 का रिवीजन भी किया। और ये अभी उनका एग्जांपल्स वगैरह है। मेटल्स आर सोनरस तो प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन बीटन। समझ गए आप लोग? तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा? मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले क्या है? आप सब लोग ध्यान दीजिए। चलो पहले आप बोलिए, ठीक है चलेगा? पहला क्या है? मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका हार्डनेस है। दूसरा क्या है? शाइन, लस्टर। तीसरा क्या है? मेलेबिलिटी। चौथा डक्टिलिटी। पांचवा पांचवा क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। छठा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और सातवां क्या है? दे आर सोनर्स, मीन्स साउंड, ठोकते तो साउंड आता है। ओके बच्चों, तो हम कल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फटाक से एक लाइक कर दीजिए। और आपको अगर बहुत अच्छा लगा है ये वीडियो, ये हेल्पफुल है सबके लिए, तो आप शेयर कीजिए। और हमारा परमाणु आई कोच ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। एंड आई एम हियर धनंजय विद all of you students of standard 8th, and today we are going to learn science. And in science the most important and most difficult part is physics. तो इस फिजिक्स वाले पार्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सो गेट विथ मी हियर ऑन द स्क्रीन एंड वी आर स्टडिंग friction. This particular topic, friction, is very important topic for all of you, I know. So let us start with this topic of friction. We are going to see all these things today, जिसमें हम पढ़ेंगे factors affecting friction, types of friction, static, sliding and rolling, fluid friction, advantages and disadvantages of friction, increasing and reducing friction. So these are the topics for today which we are going to see, and along with this we will discuss in details about each factor. आइए देखते हैं बच्चों, what is this particular friction? आखिर ये friction है क्या, इसको हम देखते हैं। आइए, a frictional force arises when two substances are in contact with each other, है ना।
ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तब जाके ये जो फोर्स बनता है इसको फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई रब माई हैंड्स विद ईच अदर, देखिए व्हेन यू रब इन द विंटर डेज, आप क्या करते हो, आपके हैंड्स को ऐसे रब करते हो। सो व्हाट आर यू डूइंग, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू, यहाँ पर हीट जनरेट होती है। ये हीट जनरेट क्यों होती है, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, राइट। सिमिलरली यहां पर बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स कहां पर अराइज होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स कहां अराइज होगा बेटा, सो इट विल अराइज व्हेन द टू सब्सटेंसेस कांटेक्ट ईच अदर, दो सब्सटेंसेस जब कांटेक्ट में आएंगे तब जाके फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी सरफेस, ये देखिए ये जो ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विच यू आर सीइंग, तो ये जो ब्लॉक है प्यारे बच्चों, ये ब्लॉक आपका रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर, इसको आप धक्का मारो, इसको कुछ फोर्स दे दो, इस फोर्स से क्या होगा, इस फोर्स से ये आगे चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका सरफेस और इसका सरफेस आपस में पकड़े हुए हैं। जब मैं छोटा फोर्स अप्लाई करता हूं तब, तो इसको रोक के कौन रखा है जगह पर, इसको पकड़ के रखा है। किसने पकड़ के रखा है, इसको पकड़ के रखा है फ्रिक्शन, इस फोर्स ने। इज इट राइट गाइज एंड गर्ल्स, गेट विथ मी। तो देखिए फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है सामने, आगे से जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो ये इसका मतलब है दैट फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब अगर फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो आई कैन से कि इसका जो इट ऑलवेज स्लोज द मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन। इसका मतलब अगर हम कहें इट ऑलवेज स्लोज अ मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को ये स्लो डाउन करता है। सो ठीक है, स्लो डाउन करता है तो फिर फ्रिक्शन गलत है, इसका मतलब फ्रिक्शन अच्छा नहीं है, हमारी स्पीड को कम करता है फ्रिक्शन, क्यों भाई, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मूविंग, राइट, दिस पर्सन इज मूविंग। इसका जो बाइसिकल है, दिस बाइसिकल इज मूविंग ऑन द रोड, ये रोड पे क्यों मूव हो सकता है, why does the bicycle move on the road? The reason is that because it has friction with the सरफेस, रोड के साथ इसका फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए वो आगे जा पा रहा है ना बच्चों। तो ये बाइसिकल आगे क्यों जाता है, इसका भी कारण फ्रिक्शन ही है। अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं रहता, वहां पर पानी है, कीचड़ है, there is a lot of mud over there, what will happen, your tires will get slided, है ना, स्लिपिंग होगा, द टायर्स विल स्लिप ओवर द रोड, और उसके कारण आपका टायर आगे ही नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं। इज इट अंडरस्टूड, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन द साइकिल कैन गो अहेड, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट फ्रिक्शन इज आल्सो नेसेसरी। तो फ्रिक्शन नेसेसरी भी हो जाता है। क्या ये सबके समझ में आया, इज इट क्लियर टू ऑल, should we go ahead, okay, let's go ahead now. See the examples which you are seeing over here, that a ball rolling on the ground gradually slows down and comes to rest due to friction between the ball and the ground. जब बॉल आप किसी हाइट से फेंकते हो तो रोल डाउन करता है धीरे 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 धीरे, फ्रिक्शन के कारण उसका स्पीड कम हो जाता है। जैसे मान लो यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट, ये लगा सिक्सर, तो उसमें जब आप किसी बॉल को हिट करते हो तो बाउंड्री की तरफ जाते 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 उसका स्पीड कम होता है, यस और नो, बाउंड्री की तरफ जाते जाते उसका स्पीड कम हो जाता है, and that means friction reduces the speed, it slows down the objects, right. उसी तरह when we stop a pedaling the cycle,
It slowly stops due to friction between the wheels and cycle on the road. अगर आप पेडलिंग करेंगे ही नहीं, आप पेडल करेंगे ही नहीं उसको, तो क्या होगा? Then the cycle will slowly slow down, right? So these are the examples of friction. Let's go ahead. देखिए यहां पर एक एक्टिविटी दिया है आपके बुक में, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपका ऑब्जर्वेशन ये रहेगा that it stops moving after some time, after some distance. कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाएगा. इसको अब रिपीट करते हैं, है ना? सो इस एक्टिविटी को अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने पुश कर दिया, अब क्या होगा? डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? यस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले केस में, ये आपका पहला केस है, दिस इज द फर्स्ट केस. इन दिस फर्स्ट केस, इफ यू आर गिविंग फोर्स फ्रॉम लेफ्ट, आपका फोर्स अगर लेफ्ट साइड से है, राइट? सो आपका फोर्स कैसे है? इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लाइक दिस. ये है आपका फोर्स जो आपने अप्लाई कर दिया, राइट? लेकिन बुक ने उसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बुक एंड सरफेस के बीच में, तो वो कौन सी दिशा में होगा? इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. यस और नो? सो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. इस तरह से. उसी तरह यहां पर आपने फोर्स कहां से दिया था प्यारे बच्चों? लेफ्ट से आपने फोर्स दिया था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां से होगा? इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस दिशा में होगा. ये क्या ये सबके समझ में आ रहा है? ओके. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. और वो कैसा है? इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू द गिवन फोर्स. तो आपके गिवन फोर्स को अपोजिट दिशा में होगा. शुड वी मूव अहेड? लेट्स गो अहेड. अब स्प्रिंग बैलेंस देखिए. स्प्रिंग बैलेंस में, इन द स्प्रिंग बैलेंस, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग. उसमें स्प्रिंग होता है, वो कॉइल्ड होता है, ऐसे गोल 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 घूमते घूमते नीचे. इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तब वो स्ट्रेच होती है. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. ये इस तरह से होता है ना? तो ये स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, राइट? तो इसमें भी हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम फोर्स को ही मेजर कर रहे हैं, राइट? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अब एक एक्टिविटी करते चलो. अभी एक्टिविटी क्या है देखिए इस एक्टिविटी को. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक. ब्रिक समझते हो सब लोग? ब्रिक का मतलब होता है एक ईट ले लो, ठीक है, टेक एन ब्रिक एंड पुल द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस. अभी जो मैंने स्प्रिंग बैलेंस आपको दिखाया था, तो उससे इस ब्रिक को पुल करो. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, राइट? आपको कुछ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत रहेगी. Note down the reading on the spring balance when the brick just begins to move. It gives you measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. तो यहां पर आपको सरफेस के बीच में और ब्रिक में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये तुरंत आपको पता चलेगा. तो ये एक्टिविटी सबके समझ में आ गई. हमें करना क्या है? ये देखिए, ये ब्रिक है आपका, दिस इज योर ब्रिक, राइट? एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, हियर इज योर स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस. इस स्प्रिंग बैलेंस से इसको हमने बांधा और इसको हल्का सा पुश किया, ठीक है? तो इसमें जो भी रीडिंग आएगा दैट इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ रैप द पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब आप पॉलीथीन को रैप करिए और फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट करिए. तो डू यू ऑब्जर्व द सेम रीडिंग? जैसे आप उसको पुल करते हो तो ब्रिक धीरे से आगे जाने लगता है. जैसे ही आगे जाने लगता है तो देखिए कि कितना रीडिंग आया, राइट? सो जब आप इसके अराउंड पॉलीथीन को रैप करते हो
और फिर देखते हो तो वो पॉलीथिन और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बदल जाएगा, और इसीलिए शायद ब्रेक जल्दी सामने आएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट जाएगा। तो इसका ये दोनों से हमें क्या पता चलता है, क्या आप बता सकते हो मुझे? प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? दैट brick has a very rough surface and polythene has a very smooth surface. When the rough surface is kept and smooth surface is kept, so इन दोनों में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहां पर होगा? रफ सरफेस में होगा। स्मूथ सरफेस एक दूसरे के ऊपर फिसल जाएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, कम होगा। और अगर रफ सरफेसेस है एक दूसरे के साथ तो क्या होगा? देन यू विल एक्सपीरियंस ए फ्रिक्शन। क्या ये सबके समझ में आया? इफ दिस एक्टिविटी इज नोन टू ऑल ऑफ यू, ये अगर आपको समझा है, सो देन वी विल गो अहेड। ओके, सो इसीलिए यहां पर हमने देखा किस तरह से ये था, ठीक है। उसी तरह वुडन बोर्ड के लिए भी इसको करना है आपको। एक वुडन बोर्ड ले लो सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स, ठीक है, और द बुक्स। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। देखिए मैं इसको दिखाता हूं आपको कैसे करना है आपको। ये देखिए एक्टिविटी, ओके। ये एक आपने वुडन का बोर्ड ले लिया, ये इस तरह, ये है मार्क ए, ओके। और आपको बोला है दिस इज मार्क ए यहां पर, और आपने वुडन बोर्ड ऐसे ले लिया। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर नीचे भी वुडन टेबल है, तो अगर ये वुडन टेबल है इसको अगर छोड़ देंगे तो ये फ्रिक्शन के कारण थोड़ी देर रुकेगा और फिसलने लग जाएगा। क्यों भाई? अगर इसकी जगह आप कोई क्लॉथ यहाँ पर पुटअप करते हो, अगर कोई क्लॉथ पुटअप करते हो तो आपका जो फिसलन है, जो नीचे फ्रिक्शन है, कम हो जाएगा और ये जल्दी फिसलने लगेगा। सो ये जो फिसलने लगेगा आपका क्लॉथ, इसका मतलब है वहां पर फ्रिक्शन कम पड़ गया ना, आपका फ्रिक्शन कम पड़ रहा है, राइट। और इसीलिए द फ्रिक्शन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो आइए दोस्तों आज हम यहीं रुक जाते हैं। वी विल कंटिन्यू एवरी डे मॉर्निंग एट 9 AM। गेट ट्यून विद अस और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहिए। अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए आप। उसी के साथ आज आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो में सुना किस तरह से फ्रिक्शन को डिफाइन किया जाता है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू ऑल ड्यूड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Hi everyone. So I welcome everyone to Parmano Institute of Learning. My name is Sachin Raut. I have completed my BTech from College of Engineering Pune and I am mathematics faculty for Parmano iCoach. Okay. So I welcome to Parmano Institute of Learning to each one of you, all of you students from standard 8. So in our institute you will always find learning is a great fun. Okay. So today we are going to discuss the class 8 board CBSE chapter name is rational numbers, and we are going to discuss the part 1 classification of numbers, so such as natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers and their subtypes also. Okay, so we are going to discuss in depth. Let us proceed. Before I start, please make sure that you write proper notes in your separate notebook. Okay. If required, pause the video and write down the notes properly. If you have any doubts in the lecture, go to live chat and ask. So there is live chat facility in our Parmano iCoach app, so you can utilize that.
Also, you have to make a separate notebook for online assignments. So solve the online assignments given on Permano iCoach app, and please make a separate notebook for it. So I told you to make a notebook for writing class notes and second for online assignments. Okay. Solve online tests sincerely for each lecture. Now, please remember, for all the lectures, every lecture you will get online assignment, and every lecture you will get an online test. Online assignment will give you practice, and online test you can test yourself. Okay, but please solve it sincerely and analyze your result very nicely. Okay, so that you come to know your strengths and weaknesses. Now let us proceed. So we are discussing classification of numbers. So as soon as we discuss number, we remember a number line. So this is a horizontal, and here there is 0, there is 1, 2, 3 positive numbers, -1, -2, -3 negative numbers. Okay, on right hand side positive, on left hand side negative. So let us say this student is walking on this number line and she wants to collect all the different numbers. Now, sometimes we may get certain numbers. So you have to think, when we solve x plus 3 equal to 13, what will be the value of x here, so that we get answer as 13? So we have to take x equal to 10. So 10 plus 3 equal to 13. And what is 10? 10 is a natural number. Yes. So we all know what are natural numbers. The counting numbers like 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot means and so on. So because there are infinite natural numbers, so we say dot, 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 and so on. Like this, infinite natural numbers are called as natural numbers. Okay. Why do we call them as natural numbers? Because as soon as we say count, so we always start counting from 1, 2, 3 naturally. So therefore we call them as natural numbers. We denote the collection of natural numbers by capital N. Okay, the first letter of natural. And the set of natural number can be represented like this. Capital N is equal to 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. Infinity is the largest natural number. Now our student, which is from class 8, has collected all the natural numbers in her bag. So let us say she is carrying a bag. So first she has collected all the natural numbers in her bag. Now think about it. When we solve x plus 5 equal to 5, what should be x? So that we get both side equal. So we will have to substitute x equal to 0. Is 0 natural number? No. 0 is a whole number. Very good. So what do we mean by whole numbers? All natural numbers together with 0 are called as whole numbers. We denote the whole numbers by symbol capital W, first letter of the whole numbers, and the set will look like this, all natural numbers together with 0. Okay. So now in our bag we can fill up 0 now. So these are the sets. This is the set of whole numbers. On the number line it will look like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So these are natural numbers, and when 0 is added we get all the whole numbers. Now think, if we solve this equation, to solve this equation I need to get answer as 5. So what should be value of x? X cannot be substituted as 0 or 1, 2, 3 etc., because this 5 is smaller than 8. So we have to substitute x as -3. Okay. So when I substitute x as -3, I will get -3 plus 8. So that is nothing but +5, which is a negative number. तो अब तक तो हमने negative number देखे ही नहीं. तो negative number किस में आ जाते हैं? Integers. Very good. So integers are what? The negative numbers, the positive numbers, and 0 together form the set of integers. We denote the set of integers by capital Z or capital I. I mean, this is the first letter I and capital Z. We can use any symbol, either Z or either I. So I or Z includes 0,
positive natural numbers and negative numbers like this. Okay. Symbol Z comes from the German word Zahlen, which means to count. Okay. So now in our bag, what is to be filled up? These negative numbers. What are these negative numbers? -1, -2, -3, and so on. When we fill up in our bag is full of integers. So on the number line, it will look like this. We have taken 0, we have taken positive integers, we have taken negative integers. Actually, 0 is neither positive nor negative, and this right hand side, all the natural numbers, they are called as positive integers, and -1, -2, -3, they are called as negative integers. Okay. Now let's move to next thought. When we solve the equation 2x equal to 5, what should be value of x so that we get answer as 5? So I will have to substitute here x is equal to 5 upon 2. So that 2 will get cancelled and I will get answer as 5. But 5 upon 2 is a positive fraction. Now if I solve second equation 2x plus 7 equal to 0. To get answer as 0, I will have to substitute x as negative 7 upon 2. So that 2 gets cancelled and -7 plus 7 I get answer as 0, which is a negative fraction x equal to -7 by 2. तो हमने अभी तक पॉजिटिव इंटीजर्स देखे, नेगेटिव इंटीजर्स देखे, 0 देखे, लेकिन फ्रैक्शन तो लिए ही नहीं. So what are such number called as which are the ratio of two integers? देखो ये रेशो है 5 upon 2, इंटीजर का रेशो है -7 upon 2, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स. So what are these numbers called as? Very good. You remember this nicely. Rational numbers. Okay. The rational word came from the word ratio. So what is definition of rational numbers? A number which can be represented in the form of ratio of P and Q as P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. These two things should be satisfied. P and Q are integers and Q not equal to 0, then such number is called as a rational number. We denote the set of rational number by symbol Q. Okay. Q is nothing but set of all rational numbers which are of the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not 0. Some examples we can take. See, this is a positive fraction 1 upon 2. So where P is 1, Q is 2. -3 upon 4, -2 upon 3, 9 upon -8. These are negative fractions. Now can you tell me 0, 4, -7, these are all integers. Are they rational numbers? Yes or no? Yes, very good. Because their denominator is not, we are not able to see the denominator. But what is the denominator? How much is the denominator? Denominator is 1. 0 upon 1, 4 upon 1, -7 upon 1, like this. Okay. So all integers are also rational numbers. We can also convert these rational numbers into decimals. If we take the division 1 divided by 4, we get answer as 0.25. 1 upon 3. Sometimes if I take division 1 by 3, I get division as 0.3333 continuously like this infinite times. So these 3 infinite times we write by 3 bar, 0.3 bar. Okay. So all these are rational numbers. So let us fill up our bag. तो अभी बैग में पहले से इंटीजर्स थे ही, अभी हमने पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन इसमें ऐड कर दिए. So now bag has become very heavy. The student is not able to lift it up. See, this symbol Q came from the word quotient. Quotient means division. Here there is ratio, that means division. And the rational words come from the ratio. Okay. Now let us look at some more in-depth subtypes of natural numbers. Okay. So the first type is prime numbers. All of you know this. Let us quickly recap. What are prime numbers? Prime numbers are those numbers, all the natural numbers that have 1 and the number itself only as their factors. That means they have exactly 2 factors, number itself and 1.
such numbers are called as prime numbers. तो आप सब लोगों को फैक्टर्स तो पता ही है, मतलब प्राइम नंबर्स जो है they are exactly divisible by 1 and themselves. So for example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. See, if you observe 2, it is divisible by 2 and it is divisible by 1 only. Okay, there is no other factor of 2. 3 is divisible by 3 and 1 only. 5 also, and so on like this. Okay, if we denote p as a set of prime numbers, so p will be equal to 2, 3, 5, 7 and so on. Like this we will get many prime numbers. Now please understand, sometimes the question is asked in the objective questions. If you give scholarship exam, number of prime numbers between 1 to 25, there are how many? 9. You can count. See, these are the 9 prime numbers between 1 to 25. Number of prime numbers between 25 and 50, they are 6. You can actually write them down and count. And number of prime numbers between 1 to 100 are 25. Let's move to next. The second type of natural number is composite numbers. What are composite numbers? All natural numbers except unity. Unity means 1, except 1, which are not prime, are called as composite numbers. So those numbers which are not prime, they are called as composite. What are composite number? Composite numbers have 3 or more than 3 factors. So minimum they should have 3 factors. Okay. So set of composite number is denoted by capital C, and the smallest composite number is 4. 4, 6, 8, 9, 10, 12 and so on. See, 4 has how many factors? 4 is divisible by 1, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 4 itself. So therefore there are at least 3 factors, therefore it is composite. तो कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तभी हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं. So first note, 1 is neither prime nor composite. Please remember this, because 1 does not follow both the definitions. देखो, प्राइम में हमने देखा कि 2 फैक्टर्स रहने चाहिए, लेकिन 1 का एक ही फैक्टर है 1. कंपोजिट में हमने देखा कि कम से कम 3 फैक्टर्स रहने चाहिए, तो इसका एक ही फैक्टर है. So therefore 1 is neither prime nor composite. सेकंड, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर के लिस्ट में हमने देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 2, एंड दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. बचे हुए जो प्राइम नंबर्स आपने लिस्ट में देखे, दीज आर ऑल एक्चुअली ऑड नंबर्स. खाली ये 2 ही इवन है. ओके, यू कैन रिमेम्बर दैट फॉर स्कॉलरशिप एग्जाम. एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट टाइप इज को प्राइम नंबर, या तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. व्हाट आर दीज? सो 2 नेचुरल नंबर्स, नॉट नेसेसरीली प्राइम. प्राइम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन 2 नेचुरल नंबर है, प्राइम हो या ना हो हमें पता नहीं है, आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. अगर उनका HCF 1 है तो उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स. So this is the list. For example 1, 2, इनका HCF 1 आएगा, 1, 3, 3, 4, 3, 10, 4, 9. देखो 4 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही है. ओके, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर. सो इन दोनों का HCF 1 है, इसीलिए इन दोनों को हम बोलेंगे को प्राइम. तो को प्राइम के सेट में 2 नंबर जो आते हैं वो दोनों प्राइम ही होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. They can be composite also, and so on like this. Okay, so we can remember some of these notes. 2 distinct prime numbers are always co-prime. अगर 2 प्राइम नंबर्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स लिए 2 और 3, दे आर ऑलवेज को-प्राइम. ओके, क्योंकि उन दोनों का कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा ना, तो इन दोनों का HCF 1 ही आएगा. बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. मतलब अगर मैंने आपको 2 नंबर्स को प्राइम दिए तो वो प्राइम ही होंगे जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कंपोजिट है दोनों, इसमें ये 10 कंपोजिट है और 3 प्राइम है. सो कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स. तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6.
इनमें सब में इन सब का HCF 1 रहता है ना, इसीलिए तो ये को प्राइम रहेंगे। नेक्स्ट टाइप 4 नेचुरल नंबर के टाइप्स देख रहे हम। फोर्थ टाइप ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2 देन द नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब ट्विन प्राइम में सारे प्राइम नंबर्स ही रहते हैं दोनों, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 2 का। So these are the examples 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, etc. So if we take the difference 5 minus 3, 2, 7 minus 5, 2, and so on like this. I hope this is clear. Now let us see subtypes of integers. What are they? First, even integers. Integers which are divisible by 2 are called as even integers, such as 0, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 6, and so on. Integers which are not divisible by 2 are called odd integers, plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5. Third type, positive integers. All the positive integers are 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are nothing but set of natural numbers. Negative integers, minus 1, minus 2, minus 3, and so on. Non-positive integer, see, whenever I say non-positive, मतलब negative as well as zero. ये याद रखो. Whenever I say non-negative integers, that means positive as well as zero. और ये जो non-negative है ना, ये सारे actually they are nothing but whole numbers. Okay? इनका notation देखो, positive integers को हम I plus Z plus से denote करते हैं, negative integers को I minus Z minus, और non-positive में Z minus plus 0, यहाँ नॉन नेगेटिव में z प्लस प्लस 0, 0 उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है. ओके, so these are सब types of integers. Summary. So we have filled up our bag initially with the natural numbers, then we added 0, so we got whole numbers, then we added negative numbers, so we got integers, and then we added, yes, fractions. Some positive fraction and some negative fraction. So then we got the rational numbers, which are ratio of two integers. Okay. So this is the summary of our discussion. I hope you enjoyed the lecture. Now let us see some questions. Is 0 a rational number? Can you write in the form of P upon Q such that P and Q are integers and Q not equal to 0? This is the question. 0 rational number hai kya? हाँ है. Yes, 0 is a rational number, and yes, it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0, such as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 5, 0 upon 11, etc. See, all of them are actually 0 only. In the denominator, we can take any integer other than 0. We cannot take denominator as 0. तो इसीलिए हम 0 को ऐसा लिख सकते हैं. Next, state whether following statements are true or false. Give reasons to your answers. ये 3 statement दिए हैं. Every natural number is a whole number. What can you say? Is it true or false? Every natural number is a whole number. Yes, all natural numbers are included in the whole number. Okay. So the first question, every natural number is a whole number, is a true statement, since the collection of whole numbers contains all the natural numbers, and also whole number contains 0 also. Second question is, every integer is a whole number. Tell me whether this is true or false. Very good, this is false, because negative integers are not whole numbers. So we have to write true or false and give the reason also. See, what was the question? State whether following statements are true or false and give reasons to your answers. So first was true, second was false. Third, every rational number is a whole number. Rational number means it contains fractions also, but whole number does not contain fraction. So we can say every rational number is a whole number is a false statement, because numbers such as half, 3 by 4, minus 5 by 7, positive fraction and negative fraction, etc. are rational, but they are not whole numbers. Okay. So I hope you have understood today's discussion. So this is how we have discussed today. What all things we have discussed? We have discussed natural numbers and their subtypes. इनके subtypes कौन कौन से देखे? पहला था prime, दूसरा composite, तीसरा twin prime, co-prime और चौथा twin prime.
बाद में इंटीजर्स के टाइप्स देखे, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, देन नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. Okay, and we have seen this total diagram as a summary. Okay, so thank you all very much. I request all of you to kindly register to our yearly course. This is our name of app, Parmanu iCoach. This can be available with you 24/7. It contains all video lectures, online tests, practice problems, and you get the result also nicely. You can download it from Play Store. Type Parmanu iCoach. There is organized study material, so video lectures are there, online tests are there. You can practice daily. For each lecture there is a test. Online assignments are there. You can practice yourself. Announcements, when you will know all the details about your batch. Smart attendance will be taken. Live chat, if you get any doubt you can chat. Okay, so before leaving, please like this lecture, please subscribe to our YouTube channel. Our channel name is Parmanu iCoach. तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए and click on the bell icon so that you get all the updates, and please share with all students, all your friends. Okay, thank you very much.